हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 के पॉलिटिकल से है और आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी और डेमोक्रेसी ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेमोक्रेसी होगी तो वहां इक्वलिटी देखने को मिलेगा ही। जहां इक्वलिटी होगी वहां डेमोक्रेटिक फॉर्मेट से हर एक चीज होता हुआ हमें दिखेगा। एक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहां आ जाता है। अब डेमोक्रेसी है ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को इलेक्ट करते हैं वहां के पीपल, और फिर जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो जो गवर्नमेंट चलाएंगे तो वो चलाएंगे पीपल के लिए। पीपल के लोग पीपल के लिए पीपल के ही द्वारा बनाई गई सरकार चलाते हैं। तो यही तो है डेमोक्रेसी और इसमें इक्वलिटी बहुत मायने रखता है। डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। On 15th August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination, जो लगभग about 200 years तक रहा और हमने उस डोमिनेशन का एंड कर दिया और उसके बाद हमने अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। There was an urgent need to frame our own constitution, और क्योंकि हमारा अपना सब कुछ अब था तो हमें भी अपने एक खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने की जरूरत थी ताकि उसी के हिसाब से गवर्नमेंट बनाया जाए और रूल किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क देगा हमें। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एंड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि हमारे देश के गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, क्या उनके ड्यूटीज होंगे। टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली बॉर्न फ्रीडम, क्योंकि नया नया हमारा कंट्री बना था, आजाद हुआ था, हमने इंडिपेंडेंट सरकार बनाई, तो हमारे लिए जरूरी था कि एक हमारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें हर एक बात को साफ साफ लिखा जाए और उसी के अकॉर्डिंग आगे फिर काम चले। और जिसका रिजल्ट है कि 26 जनवरी 1950 में हमने इसे इंप्लीमेंट कर लिया था। वैसे तो हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इंप्लीमेंट किया गया है 26 जनवरी 1950 से। Hence, our constitution was framed for free India. हमारे स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। It came into effect on 26 जनवरी 1950 और तब से इसे लागू कर दिया गया। It guarantees equality to the all citizen and thus establishes a rule of non-discrimination by the state in every sphere. और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के पीपल को इक्वलिटी दिया, वो इक्वलिटी जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले डिस्क्रिमिनेशन हमें देखना पड़ रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा हम डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे थे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जितने भी स्फीयर ऑफ लाइफ है हमारे कंट्री के, हर जगह इक्वलिटी हमें देखने को मिलता है। इट prohibits the discrimination on the basis of religion, caste, gender, color, race और place of birth। किसी भी तरीके से कोई किसी को भेदभाव नहीं कर सकता, कोई किसी के धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जाति के आधार पर नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर मैं यहाँ बिहार में पैदा हुआ तो मुझे मुंबई या महाराष्ट्र में रहने से कोई नहीं रोक सकता, वहां नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता, वहां आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह से कोई हमारे साथ इस कंट्री में भेदभाव नहीं कर सकता। ये हमें कौन देता है इक्वलिटी? ये देता है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन बना है डेमोक्रेसी बनने के बाद। तो इक्वलिटी और डेमोक्रेसी ये एक दूसरे के साथ साथ है। आगे देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगर इक्वलिटी का हम कोई एविडेंस देखें तो सबसे पहला एविडेंस के तौर पे हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक समय था जब हर किसी को राइट टू वोट नहीं था, कुछ खास लोगों को ही सोसाइटी के वोट करने का राइट था, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने हर
पीपल को जो 18 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं उनको 1 वोट का राइट देता है और सबको 1 वोट का ही राइट होता है। Adult franchisee, people of age 18 years or more have right to vote without any type of discrimination, जिसमें कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। One man, one vote was the most courageous step of constitution framer। दूसरा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बाद अगर दूसरी कोई चीज है इक्वलिटी को शो करने वाली है तो वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे वो कोई रईस हो, कोई गरीब हो, पढ़ा लिखा खूब हो, अनपढ़ हो, चाहे वो हाई सोसाइटी से आता हो या गरीब हो, सबको एक ही वोट का राइट है। तो यहाँ पर इक्वलिटी हमें देखने को मिलती है, हर एक को 1 वोट का राइट है और हर एक को वोटर्स की लाइन में एक, ये नहीं कि वो पैसे वाला है तो इसे आगे करो, वो पढ़ा लिखा तो इसे आगे करो, ये अनपढ़ है उसे पीछे करो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सब इक्वली हैं और सब एक ही लाइन में एक साथ दिखते हैं। ये सभी हमारे कंट्री के इक्वलिटी को शो करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इक्वलिटी दिया है उसे शो करते हैं ये। एज मोस्ट इंडियंस वर इलिटरेट दैट टाइम, ये इसलिए 1 पर्सन 1 वोट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने सोचा क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इलिटरेट अनपढ़ हुआ करते थे और गरीब होते थे, उन्हें सही गलत का उतना उसकी इतनी समझ नहीं थी, जो जैसे चाहता उन्हें बहका देता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही इन सब चीजों को डाल दिया गया ताकि हमारे लोग जिस तरह के हैं उस हिसाब से उनकी इक्वलिटी उनको मिले। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। और आज हम देखते हैं कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, जैसा भी हो, एक फिक्स पीरियड के लिए लोग जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसी चैप्टर में एक नया चीज सामने आता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम? जब कभी एक ही पार्टी मेजॉरिटी नहीं शो कर पाती है, पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं ला पाती है, तो ऐसे में वो दूसरे पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेती है, जिन्हें हम कोalition कहते हैं। उनके साथ मिलकर मेजॉरिटी वो पाते हैं और ऐसे सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। और उनमें जो सबसे ज्यादा सपोर्टर्स जिनके पास हैं लीडर के, उन्हें सब मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो इस तरह से बनने वाले सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम या कोalition गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज, चाहे वो पार्टी हो या पार्टीज का कॉम्बिनेशन हो, दैट गेट्स द मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जिसे भी मेजॉरिटी मिलती है वो सरकार बनाते हैं। पर्सन होम द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज सपोर्ट्स, ऐसा इंसान वो लीडर जिसे उस मल्टी पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा जिसे सपोर्ट करते हैं वो बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। जैसे अभी हमारे देश में भी है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी भी मिली हुई है, जिसे हम जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, और उधर तेलुगु देशम पार्टी भी मिली हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इनका ये कोalition है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। हालांकि इसमें बीजेपी के पास बहुत ज्यादा वोट है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार ऐसे होते हैं कि इतना क्लियर ज्यादा वोट नहीं होता है, सब मिलजुल कर फिर बहुमत हासिल करते हैं। अब आता है कि ये तो मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, ये रूलर्स हो गए, जिन्होंने सरकार बनाया वो सरकार चलाएंगे। फिर ये अपोजिशन क्या होते हैं? तो कई सारी पार्टी ने इलेक्शन में कंपटीशन किया, कुछ पार्टी ऐसे हैं जिन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर लिया, वो सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। लेकिन बाकी का क्या होगा? तो बाकी जो है अब वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। उनका काम होगा कि रूलिंग पार्टी का जो भी एक्टिविटीज है उस पे वो नजर रखेंगे। अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है, कहीं पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे पब्लिक के राइट्स वायलेट हो रहे, तो यहाँ पर वो एक्शन लेंगे और वो अपना अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे।
opposition, a party or combination of parties that fails to get majority of the seats in the election परफॉर्म द रोल ऑफ अपोजिशन। उसे अगर मेजोरिटी नहीं मिला है तो अब तो वो सरकार नहीं बना सकते, लेकिन अपोजिशन का रोल पूरा करेंगे वो। इट कीप्स अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ पीपल। वो सरकार के काम पे नजर रखती है। जहां कहीं भी ऐसा दिखेगा कि सरकार मनमानी कर रही है, वह वहां पे उस बात को लेके सवाल करेंगे, शोर मचाएंगे, लोगों को बताएंगे, और फिर इस तरह से राइट जो है लोगों के प्रोटेक्ट होते हैं। अब है इक्वलिटी मीन्स क्या? इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी इसका मतलब क्या है? क्या देश की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सबका इक्वल है उस पे? यहाँ इक्वलिटी मीन्स क्या है? हम बार बार इक्वलिटी इक्वलिटी कहते हैं, तो इक्वलिटी मीन्स क्या? मेन प्रोविजंस ऑफ राइट टू इक्वलिटी, नंबर ए, सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन क्या है, किस लेवल का है। लॉ के सामने, कानून के सामने सब इक्वल है, सब बराबर है, सबके साथ एक ही तरह से व्यवहार किया जाएगा। बी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस आर प्रोहिबिटेड। इक्वलिटी का मतलब है किसी से किसी भी तरह का, किसी भी बेस पर, चाहे वो रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी हो, किसी बेस पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, मतलब उस पर रोक लगा दी गई। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। हर किसी को पूरा और बराबर अधिकार है कि वो लाइफ के किसी भी स्फीयर में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे वो एजुकेशन पाने में हो, या कल को जॉब पाने में हो, या किसी और चीज में बिजनेस करना चाहता है, किसी भी चीज में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मौका मिलेगा। डी, द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। द लॉ इक्वल प्रोटेक्शन, यानी लॉ भी हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन देगी। सरकार, कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो कल को अगर कानूनन प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तो हर एक को बराबर राइट है, इक्वलिटी है उसमें। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि इसको मिलेगा ज्यादा मौका मिलेगा, इसे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब है कि कानून में सिर्फ बोल देने से इक्वलिटी नहीं बहाल हो जाती, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर तरह की मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, वो हर जगह डोमिनेंस चाहते हैं, हर जगह खुद ही सब चीज पे, रिसोर्स पे, सब पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की सोच दूसरी होती है, और इस बात को कानून, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानता है, सरकार भी जानती है। तो ऐसे लोगों के बीच रहने वाले हमारे गरीब डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो सरकार ने इसके लिए भी बहुत से काम किए हैं। जैसे एजुकेशन, इसके लिए सरकार दो तरीके से मजबूती से मेहनत कर रही है। नंबर वन, कि हर एक तक एजुकेशन पहुंचे, उसके लिए क्या कर रही है अभी हम वो देखेंगे। दूसरा, हर एजुकेटेड के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, आइए अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन। Many laws have been made to protect the right to equality, equal opportunity in education and jobs. हम सब जानते हैं आज की डेट में 6 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया है और फ्री कर दिया गया है। सरकार ने क्यों किया? ताकि लोग मोटिवेट हों, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो एजुकेट हों, तभी तो जाके आगे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। अगर वो एजुकेशन में पीछे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। Free and compulsory education has been guaranteed for disadvantaged in our constitution. Supported scheme for midday meal was started on the request of the teachers. जब सरकार ने कंपलसरी एजुकेशन शुरू कर दिया, तब भी बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। उनका कहना था कि ये बच्चे हमारे साथ रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो 2 पैसा
आ जाता है। स्कूल अगर भेजेंगे तो कौन इसको खाना बना के देगा, वो स्कूल ले जाने के लिए इनके पीछे फिर मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए टीचर्स के रिक्वेस्ट पे सरकार ने मिड डे मील का प्रोग्राम शुरू किया। इसकी शुरुआत तमिलनाडु स्टेट से हुई है, बाद में चल के ये पूरे नेशन वाइड ये फैल गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पेरेंट्स मोटिवेट हो, अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस प्रिपेयर्ड फूड अगर मिल रहा है तो उसी के लालच में बच्चे आएंगे। जब आएंगे तो वो पढ़ेंगे तो कल को एजुकेट होने के बाद अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। It motivates the parents to send their children to school as the nutritious and cooked midday meal is provided in the schools. तो सरकार ने इतने तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, जगह जगह इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए और भी कई तरीके अपनाए हैं। हम जगह जगह स्लोगन देखते हैं, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये सब शिक्षा अभियान, ये सभी चीजें सरकार ने की है ताकि एजुकेटेड हो सके। और एजुकेटेड होने के बाद जिंदगी जीने का तो ढंग तरीका सलीका तो आता ही है, साथ ही जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, उसका इंसान फायदा उठा सकता है। दूसरा है कि इन पढ़े लिखे लोगों को या इन डिसएडवांटेज लोगों को एजुकेशन देने के बाद उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को भी पूरी करना है। सब दिन से ये पीछे रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो हाई कास्ट सोसाइटी है उन्होंने सब दिन से इनको दबा के कुचल के पीछे करके रखा, जिसकी वजह से ये हर मामले में पीछे रह गए। तो इनको आगे और ज्यादा मौका मिले, इसके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट को भी बाद में इसमें जोड़ा गया है। उनको एक समय तक के लिए रिजर्वेशन दिया गया है कि एक समय आ जाने के बाद जब ये बराबरी पे आएंगे तब इस चीज को हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज दैट नीड असिस्टेंस, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनको असिस्टेंस यानी मदद की जरूरत है, तो उसके लिए भी कई तरह के प्रोग्राम्स और स्कीम्स सरकार ने चलाए हैं। Reservation was provided for SC, ST, OBC to ensure their proportionate share in all walks of life so that they could live a life of respect and dignity. रिजर्वेशन उनको दिया गया ताकि वो रिजर्वेशन का फायदा उठा के जॉब वगैरह में जाएं और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं, रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ लाइफ को जीना मिले उनको ऐसा मौका। Along with the scheduled caste and scheduled tribe and other backward caste were also provided the benefit of reservation. बाद में other backward caste के नाम से भी एक ग्रुप को और रिजर्वेशन दिया गया और इस तरह से इक्वलिटी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ भी इक्वलिटी होना जरूरी है और इक्वलिटी लाने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रोग्राम्स स्कीम्स बना रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है और उसका फायदा भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था आपका चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी क्लास 7 से। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना कीमती कमेंट